आगे से पहले अपने पूर्व भारत के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। साथियों, ऐसा नहीं है कि आज हम जैसे हैं वैसे ही थे, नहीं, हम कुछ और थे, फिर कुछ और हुए और कुछ और आज है। बताना चाहूं कि इस धरती पर किसी भी देश की प्रगति का, किसी भी देश की तरक्की का आधार उस देश की शिक्षा होती है। शिक्षा, बताना चाहूंगा कि इस देश में, इस धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में भारत सबसे अग्रणी था और हमारे पुरखों के 7 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ढाका, उर्वेला, पाटलिपुत्र, पाटली, ये 7 विश्वविद्यालय थे जहां पर दुनिया के, भारत के ही नहीं, दुनिया के शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी आकर के ज्ञानार्जन करते थे। तब इस भारत की धरती को विश्व गुरु कहा जाता था। कालक्रम में इस धरती पर विदेशी आर्यों का, विदेशी दुश्मनों का, और वो भी मुट्ठी भर लोग इस देश पर आक्रमण किए और आक्रमण करके सबसे पहले, देखिए समझने की बात है कि सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, विश्वविद्यालयों पर आक्रमण किया। क्यों? आज हम जो बोल रहे हैं, बाबा साहब ने कहा है बहुत सरस शब्दों में, आप सब बहुत दोहराते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसका पान करेगा वो दहाड़े बगैर नहीं रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले इन्होंने उन 7 विश्वविद्यालयों पर अटैक किया और 7 विश्वविद्यालयों को आग के हवाले किया। सारा ग्रंथागार जल गया। ग्रंथागार जलने के बाद इनके समझ में आया कि हमने ग्रंथागार तो जला दिया, लेकिन ये विद्वान जन जो हैं ये बचे रहेंगे तो फिर से सृजन कर लेंगे। इसलिए उस काल में जितने भी विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कुशाग्र बुद्धि के लोग थे, सबका कत्लेआम किया और फिर अपनी सड़ी गली व्यवस्था इस देश के मूल निवासियों के ऊपर थोप दिया। साथियों, कालक्रम से इस धरती पर शिक्षा के अधिकार से वंचित पूरे भारतीय समाज को अंधकार में ढोस दिया, ढकेल दिया। फिर 18वीं 19वीं सदी में इस धरती पर एक ऐसे महान सपूत का अभ्युदय हुआ, जन्म हुआ, जिसने इस धरती पर बुझे हुए दीपकों के बीच में एक रोशनी पैदा किया, एक दीपक जलाया, और वो थे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले। साथियों, चारों तरफ इतना ही उन्होंने नहीं किया कि विद्यालयों को आग के हवाले किया, पढ़े लिखे लोगों को मौत के घाट उतारा, बल्कि न रहे बांस न बजे बंसी, उन्होंने सारी व्यवस्था, जो मैंने कहा कि अपनी सड़ी गली व्यवस्था, मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति ये कहती है कि विद्या स्त्री शूद्रो नहीं दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाए। क्यों? स्त्रियां तो आखिर उनकी भी नहीं होंगी, समझने की बात है। ब्राह्मण स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था।
और अधिकार की तो बात छोड़िए, ब्राह्मण स्त्री के पति के मर जाने के बाद उन्हें जिंदा आग में जला दिया जाता था। और शूद्र शूद्राणियों को तो पढ़ने का हक ही नहीं। उदाहरण है तथाकथित इनकी काल्पनिक रचना रामायण में शंभू ऋषि का वध इसलिए किया गया कि वो स्वयं शिक्षा अर्जित करके शूद्र जाति के बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने का उपक्रम कर रहा। ब्राह्मणों ने साजिश रच के शंभू ऋषि का वध कराया और फिर मनुस्मृति लागू हुई और मनुस्मृति में ऐसी व्यवस्था किया कि यदि कोई शूद्र पढ़ेगा तो उसकी जिह्वा काट ली जाए, जीभ काट ली जाए। उदाहरण एकलव्य का नाम सुना होगा आप। एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने, किसी बौद्ध ने नहीं काटा, तो किसने काटा? द्रोणाचार्य ब्राह्मण ने काटा। क्यों? कि उसकी धनुर्विद्या निष्फल करने के लिए उसका अंगूठा ही काट दिया। किसी का अंगूठा काटा, किसी का मूड काटा, किसी की जीभ काटा। और जैसे आज इन कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं, यदि इस तरह आप बैठे मिल जाते, दिख जाते ब्राह्मणों को, तो आपके ये बैठक वाले स्थान को गर्म सलाखों से दाग दिया जाता। ऐसी सड़ी गली व्यवस्था इस देश के मूल निवासियों के ऊपर जबरिया थोपी गई और हमें बोलने का तो हक नहीं था, अधिकार नहीं था, विरोध भी नहीं कर सकते थे। और जब विरोध के स्वर उठे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने पूना के सरकारी स्कूल में 1835 में जब दाखिला लिया, 1831 में कानून बना और कानून बनने के 5 साल बाद स्कूल जाने का दुस्साहस किया। कौन? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये शुरुआत फिर से यह शुरुआत। और जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले स्कूल गए तो हजारों ब्राह्मण उनके घर जाकर उनके पिता को फरमाया कि रोको अपने इस लाडले बेटे को। वेद में, शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में किसके लिखे हुए? सब ब्राह्मण के लिखे हुए। और ब्राह्मणों ने लिखा वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों में कि विद्या स्त्री शूद्रो नहीं दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। तब ज्योतिराव फूले जब स्कूल से लौट के आए तो गोविंदराव फूले उनके पिता कहते हैं, बेटा ये काम हमारा नहीं है। होनहार वीरवान के होद चीकने पात। तुरंत ज्योतिराव फूले 11-12 साल की उम्र का था तब स्कूल गया। उसने जवाब दिया कि पिताजी आपकी सारी बातें मान लूंगा लेकिन यही बात आपकी नहीं मानूंगा। तालियां बजनी चाहिए। आज जो पढ़ लिख करके कलेक्टर से लेकर के मास्टर तक जो बन रहे हैं वो उसकी देन है। साथियों, ज्योतिबा ने तुरंत जवाब दिया कि पिताजी यही बात आपकी नहीं मानूंगा और सारी बात मानूंगा, पर ये नहीं मानूंगा। सुखद संयोग कहें दुखद, 9 साल की सावित्रीबाई फूले के साथ में उनकी शादी हो गई थी। बाल विवाह होता था। शादी के तुरंत बाद सावित्री के माता पिता की डेथ हो गई, मर गए, लड़की अनाथ हो गई। तो गोविंदराव फूले उस लड़की को अपने घर ले आए और घर ला करके घर में रख लिया। कौन परवरिश करेगा छोटी सी बच्ची का? परवरिश करने वाला कोई नहीं। तो दूसरे दिन जब स्कूल के लिए ज्योतिबा तैयार हुआ, देखिए महिला का क्या स्थान है। जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये नर और नारी। अगर दोनों पहिए एक रूप नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ज्योतिराव फूले कितने दूर दृष्टा थे, कितनी दूर की सोचे। 11, 12, 13 साल का वो बालक। और दूसरे दिन जब स्कूल के लिए तैयार हुए तो कहा सावित्री तुम भी चलो। तो एक तो तीती लौकी, दूसरे नीम चढ़ी।
एक तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं और दूसरा शूद्राणियों को नहीं। तो पहले दिन शूद्र गया और दूसरे दिन शूद्राणी भी पूना के सरकारी स्कूल में पहुंच गई। तालियां बजनी चाहिए खुशी से। ऐसा लगता है कि नाराज है आप शिक्षा से। साथियों, उधर जब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो हजारों ब्राह्मणों ने उनके घर में आकर डेरा डाल दिया और कहा कि गोविंदराव फूले बच्चे को रोको, ये वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, ऐसा नहीं रोके तो धरती पलट जाए। शिक्षा लेने से क्या कहा? धरती पलट। शिक्षा लेने से धरती पर पलटती है कि व्यवस्था? सोचो, आप सोचो, व्यवस्था पलटेगी। और व्यवस्था पलटेगी तो ब्राह्मणों की कोई कद्र नहीं होगी। इसलिए पूरा जोर लगाया और कहा रोको। दोनों बच्चे पढ़ के आए शाम को तो कहा गोविंदराव फुले ने कि क्यों ने मैंने तेरे को मना किया था और तू माना नहीं और माना भी नहीं और गया तो फिर तुम बहू को भी ले गया। तो कहा पिताजी ये तो मैंने पहले ही कह दिया। तो कहा फिर मेरा फैसला सुन लो। इतना बड़ा ब्राह्मणों का दबाव था, जैसे आज आरएसएस का बीजेपी पर दबाव था। ज्योतिबा फूले को कहा कि अगर तुम्हें घर में रहना है तो पढ़ाई छोड़ो और पढ़ाई करना है तो मेरा घर छोड़ो। क्या चुना उस महामानव? क्या चुना उस महामानव ने? घर छोड़ दिया। किसके लिए? शिक्षा के लिए। किसके लिए? प्रकाश के लिए। किसके लिए? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। और साथियों, उन्होंने विद्यार्जन करके सावित्री बाई फुले फिल्म देखिएगा, अब तो आ जाएगी आपके मोबाइल में भी, जरूर देखिएगा। पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना कष्ट उठा करके आपको आपके हाथों में मलाई रख दिया। जिस अम्बेडकर को स्कूल में दिन दिन भर पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, उसने संविधान लिख करके आपके हाथों में बिस्लरी की बाटल थमा दिया। ये क्या कम बात है? तो साथियों, ऐसे हुई शुरुआत और फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की उस शिक्षा की ज्योति से एक ऐसा सूरज पैदा हुआ इस धरती पर जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और उसने भारत का संविधान लिख करके सबसे पहले उसने नारियों के लिए क्या किया? संविधान में लिखा है कि अब कोई भी नारी जलाई नहीं जाएगी। जलाई जाती है क्या? ये बोलो। और आज शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। तब मैं प्रिंसिपल बना और प्रिंसिपल बन करके यकीनन मानो मैंने जज, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट कितने पैदा किया था। आज मुझे खुशी होती है। आज से 40 साल पहले मैं इसी उमरिया जिले में रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक पैंट एक शर्ट नीचे बनियाई अंडरवियर, इसके अलावा एक 2-2.5 हाथ की वो थी साल थी। जब सिरहाने तरफ ओढ़ लेता था तो पैर तरफ ठंड, पैर तरफ ओढ़ता तो सर तरफ ठंड। रात में रेलवे स्टेशन में बिताया। और जब दूसरे दिन कार्यक्रम में गया तो केवल एक आदमी मुझे मिला था। कितना? एक आदमी मुझे मिला था और उस एक आदमी को मैंने पढ़ाया। एक आदमी की क्लास लेकर उसे पढ़ाया। शायद उसी क्रम में कभी हमने एक आदमी को पढ़ाया था और आज यहाँ कितने 50 आदमी बैठे हुए। प्रगति है। हताश मत हो कि 40 साल में हम कहाँ पहुंचे। यहाँ एक बार काशीराम साहब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस किए कर्मचारियों अधिकारियों की, आईएएस। लगभग 300 कर्मचारी अधिकारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए। पहले दिन 300 थे, दूसरे दिन 100,
और तीसरे दिन केवल एक था। तो पत्रकारों ने पूछा काशीराम साहब से कि पहले दिन 300 थे, दूसरे दिन 100 और आज एक बचा है, क्या कहना चाहेंगे? तो साहब काशीराम जी ने क्या कहा मालूम? आज मैं 2 गुना हो गया हूं। कितना? पहले एक था, आज 2 गुना हो गया हूं। तो इस हिम्मत और हौसले के साथ आपको मिशन में काम करना है और आपको बहुत दूर की सोचिए। सामाजिक परिवर्तन का काम जल्दी से नहीं होता, देर लगती है। और आप जिस संगठन में काम कर रहे हो, ये संगठन इतना उथला संगठन नहीं है कि कोई फूंक देगा तो उड़ जाएगा, बल्कि एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी सामूहिकता से, आपके फूंक से दुश्मन उड़ जाएगा। ये ध्रुव सत्य। साथियों, लोग राह के हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग राह के हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों? साथियों, मैं थोड़ा सा विषय पर आना चाहता हूं। विषय पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबे। जी हाँ, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण क्या है? हमारे लोगों को पता ही नहीं ये क्या है, कौन सा? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि राष्ट्र की सारी संपत्ति, राष्ट्र की सारी संपदा पर राष्ट्र का अधिकार हो, किसी व्यक्ति का नहीं। और आज ये 2 लुच्चे, रंगा और बिल्ला, दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर अपने बहनोइयों, 2 बहनोई, क्या नाम है उनका, अडानी अंबानी, अपने इन 2 बहनोइयों की जेब भरने में लगे। राष्ट्र गया भाड़ में। लेकिन उनके हिसाब से राष्ट्र गया भाड़ में। मैं कहता हूं कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं और इस देश को बिकने नहीं दूंगा, इस देश को बिकने नहीं दूंगा। साथियों, इस विषय पर बहुत हमारे वक्ताओं ने बोल दिया है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्र की सारी संपदा, चाहे वो खनिज हो, वन हो, ये धरती हो, इस धरती पर राष्ट्र की खनिज संपदा पर पूरी तरह से 8वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची जो कहती है कि इस देश की धरती पर जहां पर ये 6वीं और 8वीं अनुसूची लागू होती है, उस देश की खनिज संपदा पर भी सोना चांदी जो भी निकलता है, उस धरती का मालिक वो आदिवासी है, वो मूल निवासी है, चाहे जो भी निकले। लेकिन मजाल क्या, कोयला निकल रहा है तो एक बद्धा निकाल के उपयोग क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इनकी जो रंगा बिल्ला की तानाशाही है, इनकी तानाशाही खत्म करने के लिए संगठन निर्माण किया गया है और ये विषय रखा गया है कि हमारे लोग जाने। यदि हमारे लोग अज्ञानता में रहेंगे, ताकत से कहते हैं कि जिस देश की सड़कें सूनी होती हैं, उस देश की संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को आवारा होने से रोकने के लिए हम ये जन जागृति का अभियान पूरे देश भर में चला रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्हें जैसे ये आए थे वैसे उल्टे मुड़ वापस जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, आज हमें
हमारे लोगों को औने पौने दाम पर उनकी से जमीन ली जा रही, बिना अनुमति के, बिना पूछे सब बेच रहा है। रेल बिक गई, हवाई जहाज बेच दिया, किला लाल किला बेच दिया, सब बेच रहा है। तेल बेच दिया, कुछ बचे ही नहीं। जो भी बचा हुआ है उसको और अधिक इजाफा करने के लिए हमें तन मन धन से लगना होगा और सड़कों पर उतरना होगा, और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार करना होगा समाज के लोगों। साथियों, कहने को बहुत कुछ है। हम ये जानते हैं कि आप लोग भूखे भी होंगे, भूख भी लगी होगी, दूर दराज से आए हैं, इसलिए ज्यादा बात न रखते हुए मैं कहूंगा कि इन मूर्खों ने कुछ काम किया है, तब आज हम ये सफेदी और चिकनाई लेकर बैठे हुए। तो ये सफेदी चिकनाई समाज में ट्रांसफर हो, समाज में और आगे बढ़े, इसलिए कहता हूं कि कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी जीकर मर जाते हैं सभी लोग, तुम जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नाव को बदलने की जरूरत नहीं, बस नाव की दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। इस आगाज के साथ कि आप सब एक साथ मिल करके इस धरती को पुरखों ने जो सब विरासत दिया है उसे हम बचा के रखेंगे, बचा के रखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आज यह धरा वाकई में यदि देखा जाए तो धन्य धन्य हो गई है कि हमारे बाबा जी जैसे सपूत पैदा लिए हुए हैं और हम लोग उनसे शिक्षा ले रहे हैं। वाकई में आज हम अपने आप को धन्यवाद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा जी आप जब तक जिए हमारे लिए जिए और 100 साल जिए, 100 साल जिए बाबा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। तो आज बाबा जी ने इतनी गहराइयों से रंगा बिल्ला का नाम लेके जो उखेड़ा है कि दिल बाग बाग हो गए बाबा जी। तो मैं बहुत समय न लूंगा, क्योंकि दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं, स्वल्पाहार की भी व्यवस्था है। तो इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में अतिथि महोदय डॉक्टर सीपी साकिया जी भी पधारे हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि दो सब आज के कार्यक्रम में वक्तव्य रखें। आदरणीय सीपी साकिया सर, मौलिवासी सीपी साकिया जी, वेलकम सर। अच्छा, इसके बाद जिसको कोई भी ऐसा लगे कि मुझे भी कुछ कहना है तो खुले दिल से आ सकते हैं। ये मंच आपका स्वागत करता है। आइए, वेलकम सर, डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम महात्मा फुले बाबा साहब और महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए सम्मानीय मंच पे विराजमान प्रबुद्ध हमारे जो समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं और दूर दूर से आए हुए सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत ही कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और बहुत ही अच्छा प्रबोधन हो रहा है और आप बड़े अच्छे से ध्यान से इसको सुन रहे हैं।
आज का जो विषय जब से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बाबा साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें कही और जो कि हम सुनते भी आ रहे हैं और बार बार पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इससे क्या है कि ऊर्जा बनी रहती है और इसी ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और नहीं भी आते हैं, कहीं ना कहीं व्यस्तता भी रहती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाबा साहब ने कहा है कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि सच्चा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हम पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आ पाते हैं। ये बड़ा सोच का विषय है। क्या है कि हम पढ़ लिख के नौकरी तो पा गए हैं बाबा साहब की वजह से और फुलेवा जी की वजह से, लेकिन हम जितना समाज के लिए इकट्ठे होना है, एकजुट होना है, किसी न किसी रूप में हमको समाज में सहयोग करना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हम वो उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के टच में जितने भी लोग हैं, मूल निवासी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो या किसी भी सर्विस में हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा हाउस टू हाउस विजिट करें और उनको इस विचारधारा के बारे में, ये छोटी छोटी पत्रिकाएं अक्सर बीच बीच में आती रहती हैं, मूल निवासी संघ की ऐसी पत्रिकाओं, ये जरूरी नहीं है कि आप 20 या 30 की संख्या में करें। आप अगर अपने स्तर पर परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने देखा है, संगठन में जाता रहता हूँ सामाजिक परिवर्तन के लिए, हमें अपने गांव में जाना है तो गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस विचारधारा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है और लेके आना है। गांव का मुखिया है, मोहल्ले का मुखिया है, सरपंच है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसका अनुसरण घर के और भी सदस्य करते हैं। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संगठन को आगे, इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संगठन में लेके आए हैं, अपनी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैला है, जिससे कि हम आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन कर पाए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव और मार्गदर्शन भी दिया। हम चाहेंगे कि हम सभी आप साथ करें। इसी कड़ी में हमारे सीधी जिले से भी आए हुए हैं हमारे प्रदेश महासचिव वाम से मध्य प्रदेश, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्दों के रूप में हम सभी के बीच में अपना विचार रखें। आदरणीय मूल निवासी राम लखन प्रजापति सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सम्मानित मंच, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे मिशन के कर्मठ, डेडिकेटेड और इस मिशन को यहाँ तक लेके आने वाले हमारे मिशनरी साथी एवं हम सबके मार्गदर्शक माननीय मूल निवासी बाबा जी, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक रही मूल निवासी मैडम गुलाब प्रजापति, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मैं सगुन प्रजापति सर हैं, सीपी साख सर हैं, प्रस्तावना के लिए बीके सर हैं। इन सबका मैं तहे दिल से स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में हमारे मूल निवासी साथी जो भी विराजमान हैं उनका भी मैं अपने वाम से परिवार की तरफ से
तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। साथियों, ये आज का जो विषय है इस सत्र का, उद्घाटन सह प्रबोधन सत्र में एक विषय लगाया गया है। किसी विषय पर हमें बात करना था, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। इस विषय पर हमें अपनी बात रखनी थी। ये विषय हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी में लोग हैं उन लोगों ने विषय डिजाइन किया है और इस विषय पर हमें अपनी राय मशविरा यहाँ रखना था, इसलिए विषय डिजाइन किया गया था। बामसेप की पूरे देश में कार्यकारिणियाँ काम कर रही हैं, जिसमें से सभी जगह से हमारे यहाँ से सीसी जो है वो बैठक करके अपने विषय प्रस्तावित करते हैं और ये हर साल होता है। उसी क्रम में इस साल भी ये 2 विषय डिजाइन हुए हैं। क्लस्टर अधिवेशन में हमें इन्हीं विषयों पर बात रखना है। तो साथियों, बात तो सभी लगभग आई हैं हमारे बीच में। थोड़ा मैं कुछ फोकस करना चाहता हूँ कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद, एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है ब्राह्मणवाद। इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद क्या चीज है। तो साथियों, हम देखते हैं कि जब कुछ इतिहास के पन्नों में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो ब्राह्मणवाद आज से नहीं, ये लगातार क्रांति प्रतिक्रांति के दौर में ब्राह्मणवाद चलता है। ब्राह्मणवाद कोई जात से संबंधित नहीं है। अगर हम इसको देखें कि हम ये ब्राह्मण जाति का है तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद से प्रेरित है। ब्राह्मण है तो भी ब्राह्मणवाद से ग्रसित है और हमारे लोग भी ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। हमारे लोग भी ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जो विषय डिजाइन किया है तो उनके लिए अवेयर किया है, अपने लोगों को भी अवेयर करने के लिए हमने ये विषय लगाया है कि ब्राह्मणवाद का कैसा खोखला राष्ट्रवाद। आप अपने घर में देखें